नमस्ते विद्यार्थियों। आपको वृद्धि संधि के विषय में पूर्व क्लास के अंदर संपूर्ण जानकारी दी थी कि जो वृद्धि होती है उस वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वहां वृद्धि हो जाए। तब आपकी ये कंडीशन आई थी कि ए या आ के बाद में अगर क्या आ जाए, ए ओ आई और औ आ जाता है तो वृद्धि एक आदेश होता है। वृद्धि एक आदेश के बारे में दो वर्णों के स्थान पर वृद्धि एक ही आदेश हो जाता है। और आपने पढ़ा था कि जो गुण है उस गुण में ए या आ के बाद में अगर ई उ री ली ये आ जाता है, ए और आ के बाद में ई उ री ली ये चार वर्ण प्रारंभिक आते हैं तो संधि कौन सी होती है? गुण होती है, गुण संधि होती है। और ए और आ के बाद में लास्ट वाले चार आते तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है। ये बात आपके चित्र से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर होता है। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि जो वृद्धि होता है वो गुण का अपवाद होता है। गुणा अपवाद, गुण का अपवाद होता है। मतलब ऐसा क्या हुआ है जो गुण का अपवाद इसे बोलते हैं। इसको गुण का अपवाद क्यों कहते हैं? कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि वृद्धि को गुण का अपवाद क्यों कहते हैं, या गुण का अपवाद है, गुण का अपवाद है, या कोई शब्द देते हैं और उस शब्द के अंतर्गत ये पूछ ले कि इसमें किसका अपवाद हो रहा है। ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी वृद्धि हो रही हो और वहां पर ऐसे पूछ ले कि अपवाद किसका हो रहा है। जैसे मैंने कल आपको एक उदाहरण बताया था, एक धन एक। अब यहाँ पर अ है, बाद में ए है, तो यहाँ पर आपने जिस नियम से पढ़ा उस नियम से तो आप आराम से यहाँ पर वृद्धि कर दो कि कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि ए हो जाएगी और आप एक एक बना दोगे। लेकिन आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ ये जहाँ यहाँ वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि किसका अपवाद है, कौन सी ऐसी संधि जिसका इसको अपवाद माना जाता है? तो ये किसका अपवाद माना जाता है? गुण का अपवाद माना जाता है। अपवाद का मतलब आप जानते हैं कि पहले उसका अधिकार था, वो काम करना चाह रहा था, फिर क्या हुआ कि उसके अधिकार को बांधकर कोई दूसरा नया व्यक्ति आकर उस काम को करने लगा। तो जिसको अपन रोक देते हैं, जिनका क्षेत्र तो बहुत लंबा है लेकिन उस क्षेत्र में और भी कई ऐसे काम करने वाले होते हैं जो उस काम को वही करते हैं। जैसे अपने मुख्यमंत्री जी है तो ये क्या है, पूरे भारत, पूरे जो राजस्थान है उस पूरे राजस्थान को संभालते हैं। ये इसका क्या बना हुआ है, एक पूरा एरिया बना हुआ है। और इस एरिया में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में अलग से फिर अपना एक प्रशासनिक पावर दिया जाता है जो पूरे एरिया को संभालता है। तो जो इसमें भी जिस प्रकार से हमारी राजनीति चलती है, जिसमें बड़े से छोटे लेकर ये काम चलते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर ये जो व्याकरण, इस व्याकरण में ऐसा समझते हैं कि इसके अंतर्गत भी बड़ा पावर होता है और छोटा पावर होता है। जो बड़ा पावर होता है वो छोटे को पावर देता है, फिर छोटा ही वहां पर काम करता है, और बड़ा अगर जो चीज कह दिया वो समग्र मानी जाती है। तो वो कैसे मानी जाती है, गुण का अपवाद कैसे माना गया है, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुनहरी सुअवसर जो है यहाँ पर गुण का अपवाद के बारे में बताया कि ये गुण का अपवाद है। कौन है गुण का अपवाद? वृद्धि संधि गुण का अपवाद माना जाता है। तो इसको गुण का अपवाद कैसे माना कि सर आपने बताया था कि ए और आ के बाद में चार वर्ण हो जाए तो गुण हो जाएगा, ए और आ के बाद में चार वर्ण हो जाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी। फिर यहाँ पर गुण क्या करने आ गया था, यहाँ ऐसे कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिए, ये तो हमारी जो सोल्यूशन है, हमारी जो सही प्रकार से समझने की स्थिति है, इसलिए ऐसा बनाया है कि इस प्रकार से इसे बनाया जाए। हमारे जो व्याकरण है उस व्याकरण के अंतर्गत पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ लिखा है, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ का इन्होंने एक बताया जिसमें सूत्र बताए हैं। उन सूत्रों के आधार पर पूरी व्याकरण लिखी गई है। अब उनमें जो सूत्र बनाए, उस सूत्र में आपने आद गुण को पढ़ने के लिए, एक गुण को पढ़ने के लिए आद गुण नाम का सूत्र पढ़ा था। किस नाम का सूत्र पढ़ा? आद गुण का नाम का सूत्र पढ़ा। यह आद गुण जो सूत्र है वो सूत्र गुण करने के लिए कहता है कि गुण हो जाए। लेकिन देखो ध्यान दीजिए, ये गुण कहाँ करने के लिए बोलता है? ये बोलता है अवर्णा दची परे पूर्व प्रयोग गुण एकादेश साथ।
मतलब अवर्णादची यानी अ वर्ण के बाद में, अ वर्ण के बाद में क्या आ जाए, अची, अची का मतलब अच, अच। अब अच का मतलब क्या होता है, स्वर होता है, अच का मतलब स्वर होता है, यानी ए के बाद में जितने भी स्वर आते हैं वहां पर गुण की प्राप्ति होती है, वहां पर गुण का अधिकार होता है। जब गुण की प्राप्ति होती है तो यहां पर भी जब ए और आ के बाद में ए ओ आई औ आता है तो यहां पर भी गुण की प्राप्ति तो होनी चाहिए ना, यहां पर भी गुण होना चाहिए था। तब कहा कि जो आद गुण है एक बड़ा नियम है, ये इसको बड़ा नियम बोलते हैं। जो बड़ा नियम होता है, जो बड़ा नियम होता है उसको व्याकरण में हम उत्सर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्सर्ग के नाम से जानते हैं, जो बड़ा एरिया लेके चलता है। और जो छोटे नियम होते हैं, छोटे छोटे जो सूत्र होते हैं उनको हम नियम के नाम से जानते हैं कि ये नियम है। तो बड़े नियम है उनको उत्सर्ग के नाम से जाने। तो बड़ा नियम क्या कर लिया, इसने एक बड़ा एरिया ले लिया कि ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो गुण एकादेश हो जाएगा। फिर उसके बाद में वृद्धि आ गया, और वृद्धि ने क्या कह दिया कि वृद्धि रेची, ऐसे कह दिया वृद्धि रेची। अब इन्होंने एच के बारे में कह दिया लास्ट की, एच के बाद मतलब ए वर्ण के बाद में इन्होंने यहां से शुरुआत कर दी कि ए के बाद में, इन्होंने तो ए का तो बात ही नहीं की, ए की तो कोई इन्होंने चर्चा ही नहीं की। तो पूर्व सूत्र से यहाँ पर अपन ए और आ वर्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो वृद्धि रेची एच के बारे में कह दिया। तो अब ये कहा कि जब यहाँ पर गुण प्राप्त हो रहा था, अच होने के बाद में यहाँ पर भी गुण की प्राप्ति होती है, लेकिन वृद्धि रेची ने कहा कि भाई ए ओ आई औ आएगा तो फिर मैं वृद्धि करूंगा, फिर गुण नहीं होगा। तो ये किसको रोक देता है, ये गुण को रोक देता है। तो गुण को रोक देता है तो गुण का ये क्या बन जाता है, अपवाद बन जाता है। फिर कहा कि भाई ये गुण आया है और वृद्धि आई है, फिर यहाँ पर गुण भी प्राप्त होता है, वृद्धि भी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ए और आ के बाद में गुण भी हो रहा है या गुण की भी प्राप्ति हो रही है, और फिर ए और आ के बाद में अगर ए आता है तो यहाँ पर वृद्धि की भी प्राप्ति हो रही है, यहाँ वृद्धि भी हो रही है और गुण भी हो रहा है। और आपने कह दिया कि गुण को रोक दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि नहीं भाई गुण ही कर लो, वृद्धि क्यों कर रहे हो, गुण भी तो प्राप्त हो रहा है, गुण कर लेना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर हमें क्या करना चाहिए, तब हमारी जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसके अंतर्गत भगवान जो पाणिनि भगवान थे उन्होंने इस व्याकरण को बहुत ही सिस्टम तरीके से बनाया। उन्होंने ये बात बताई, क्या बात बताई, कि जो ये अष्टाध्यायी ग्रंथ है, ये अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंतर्गत क्या होता है, एक ऐसा पैरामीटर होता है, ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा पैरामीटर होता है, ये लो ये पैरामीटर बनाया मैंने, और इस प्रकार से देखो ये एक ऐसा पैरामीटर बना दिया है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज का आकार है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सी एक बात बताई, क्या बात बताई कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें 8 अध्याय है, 8 अध्याय है। ये जो 8 अध्याय है, इन 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। जब प्रत्येक अध्याय में कितने पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं। और एक पाद में लगभग 100 के समथिंग सूत्र होते हैं, कम भी हो जाते हैं और ज्यादा भी हो जाते हैं। इसलिए पूरे अष्टाध्यायी के अंतर्गत कितने पाद हो गए, 8 चौक 32 यानी 32 पाद हो गए हैं, 32 पाद हो जाते हैं। जब 32 पाद हो जाते हैं तो इनमें क्या कहा इन्होंने कि देखो एक जो जैसे पहला सूत्र है और एक है लास्ट का सूत्र। जैसे पहला सूत्र इन्होंने जो है कौन सा बनाया, पहला जो सूत्र है वो जो है वृद्धि रेची सूत्र बनाया है इन्होंने। कौन सा सूत्र है, पहला वृद्धि रेची, और लास्ट का सूत्र जो है वो आ नाम से बनाया है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारी जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसके अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार से एक प्रक्रिया चलती है। कैसे चलती है कि जैसे ये 1 नंबर का सूत्र आया, फिर ये 2 नंबर का सूत्र आया, 3 नंबर का सूत्र आया, 4 नंबर का सूत्र आया, ऐसे सूत्रों का एक क्रम बना रखा है। तो उन्होंने एक बात बताई कि जो 29 पाद है, 29 पाद है, इस 29 पाद तक जो है जैसे सूत्रों का क्रम बना हुआ है, तो क्या होता है कि जैसे पहले सूत्र का कोई काम किया पहले सूत्र ने, और वो काम में ही ऐसा कैसा काम ही दूसरा सूत्र भी करना चाहता है, या पहला वाला जो काम कर रहा है सूत्र, उस सूत्र में कुछ एरिया लेकर, छोटा सा एरिया लेकर, और फिर दूसरा नंबर का सूत्र उस काम को करना चाहता है। जैसे आद गुण जो सूत्र है वो क्या करना चाहता है, वो गुण कर रहा है, गुण करना चाहता है जहां पर स्वर रहेगा, जहां पर स्वर रहेगा, अच रहेगा। लेकिन वृद्धि रेची ने क्या कह दिया कि जहां वृद्धि रहेगी
मतलब एज रहेगा, वहां पर मैं वृद्धि कर दूंगा, वहां पर मैं वृद्धि कर दूंगा। तो स्वरों में से इनका समग्र रूप था आद गुण का। अब आद गुण पहले आया था, वृद्धि रेची बाद में आया था। जब आद गुण का पहला आया ये नियम, आद गुण जो पहला था, तो इन्होंने क्या कर दिया कि भाई ये पहले आया फिर बाद में वृद्धि रेची आया, तो फिर स्थिति क्या बनी कि जब अधिकार पहले का ज्यादा होना चाहिए या बाद वाले का ज्यादा होना चाहिए। तो इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंतर्गत बात बताई गई, जो पहले आता है तो पहले काम करता है, फिर जब दूसरा आता है तो वो पहले वाले के अधिकार को रोक कर दूसरे वाले का अधिकार ज्यादा हो जाता है, यानी पावरफुल दूसरा नंबर का हो जाएगा, पहले नंबर का पावर कम हो जाता है, और दूसरे नंबर के बाद में तीसरे नंबर का पावर होगा, चौथे नंबर का पावर होगा, पांचवें नंबर का पावर होगा, मतलब बढ़ते क्रम में पावर दिया जाता है। तो बढ़ते क्रम में पावर दिया जाता है, तो वो कहां तक दिया जाता है, वो 29 पाद जो है, 32 पाद है, उसमें से 29 पाद तक का जहां पर सूत्र बने हुए हैं वहां पर इनको फुल पावर दिया जाता है, कि जहां पर ये फुल पावर दे रखा है 29 पाद तक का, वहां पर अपन ये काम कर सकते हैं, ऐसा समझा जाता है। जैसे अपन आद गुण सूत्र लिखते हैं, तो ये छठे अध्याय के पहले पाद का, छठे अध्याय के पहले पाद का 77 नंबर का सूत्र है। ऐसा एक क्रम डला हुआ होता है सूत्रों के सामने। आप अष्टाध्यायी ग्रंथ देखोगे, कभी आपने व्याकरण भी देखी होगी, छठी सातवीं आठवीं क्लास में भी व्याकरण चलती है, तो उसमें कुछ सूत्र लिखे हुए होते हैं, तो उनके सामने ऐसा एक क्रम बना हुआ होता है। तो पहला तो अध्याय बना हुआ होता है, पहला तो जो है अध्याय बना हुआ होता है, दूसरा पाद नंबर का होता है, तीसरा उनकी संख्या होती है, सूत्रों की संख्या होती है। तो आद गुण जो सूत्र है वो 6-1-77 नंबर का है, और जो वृद्धि नामक सूत्र है वो 6-1-88 नंबर का है। वृद्धि क्या है, 6-1-88 नंबर का, मतलब छठे अध्याय के पहले पाद का 88 नंबर का सूत्र है, और ये छठे अध्याय के पहले पाद का 77 नंबर का सूत्र कौन है, आद गुण है, और वृद्धि रेची 6-1-88 का है। तो पहले कौन आया था, पहले आया था वृद्धि, मतलब सॉरी गुण आया था। जब गुण आया था तो गुण ने तो बहुत बड़ा एरिया लिया, गुण का एरिया, तो यहाँ पर गुण होना चाहिए था, लेकिन बाद में कौन आया, 88 नंबर का वृद्धि रेची आया। तो वृद्धि रेची ने कहा कि उसमें से कुछ एरिया, यानी कम एरिया, छोटे नियम निकाल कर उन्होंने कह दिया कि अच में से केवल मुझे 4 ऐसे स्वर दे दो जिनके साथ में मैं वृद्धि करूंगा, बाकी आप गुण करते रहना। तो गुण की प्राप्ति भी होती है और वृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो गुण पहले आने की वजह से वृद्धि जो है उसका वो पावरफुल हो जाता है, जब पावरफुल हो जाता है तो वो गुण को रोक देता है और वृद्धि कार्य करने लगता है। जब वृद्धि कार्य करने लगता है तो फिर यहाँ पर गुण नहीं होकर वृद्धि हो जाती है। हम हमारे नियम के अनुसार इसको सरल तरीके से फिर अपने हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए, पूरा अच स्वर नहीं बताकर, और ई उ री ली तक ही बता दिया कि यहाँ तक गुण होता है, क्योंकि आगे होता ही नहीं है गुण, इसलिए फिर उस गुण को अपने अपनी सॉल्यूशन में ले लिया है। लेकिन गुण का जो अपवाद होता है वो ऐसे होता है कि असलियत में जो गुण होता है वो अवर्ण के बाद में अच रहने पर। पाणिनि के द्वारा जो आद गुण सूत्र बनाया उसकी वृत्ति आप कभी देखना, उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, अवर्णा दची परे पूर्व परियोर गुण एकादेश है स्यात्। अवर्ण के बाद में अची रहने पर पूर्व और पर इन दोनों वर्णों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाना चाहिए। जो गुणों में हमने 3 संकेत पढ़े हैं कि गुण संज्ञा किस किस की होती है। अब यहाँ पर जो पैरामीटर बनाया है ये कहां तक ऐसी प्रक्रिया चलेगी कि पहले के बाद में दूसरा पावरफुल हो जाएगा, दूसरे के बाद में तीसरा पावरफुल हो जाएगा, ये प्रक्रिया कहां तक चलती है, ये चलती है 29 पाद तक चलती है। उसके बाद में 29 पाद के बाद में जब अगला पाद आता है, अगली जो संख्या आती है वो अवरोही क्रम में आती है। ये तो अवरोही क्रम में है और वो आरोही क्रम में, और वो अवरोही क्रम में आएगी, उतरते क्रम में आएगी। कैसे आएगी कि जैसे ये जो 29 पाद के बाद में जो नंबर का सूत्र आया और फिर दूसरे, जैसे पहले नंबर का सूत्र आया, दूसरे नंबर का सूत्र आया, तो यहाँ पर जो उतरते क्रम में है उसमें पहले वाला पावरफुल होता है, दूसरे वाला पावरफुल नहीं होता है। पूर्वम त्रिपाद्याम अपि पूर्वम पर शास्त्रम असिद्धम, यानी त्रिपाद्य में भी क्या बताया गया है कि पर बाद में आने वाला जो सूत्र है वो पूर्व के प्रति असिद्ध हो जाता है, यानी पहले के प्रति असिद्ध हो जाता है, तो बाद वाला असिद्ध हो जाएगा, पहले वाला का काम होने लगेगा। तो यहाँ की जो प्रक्रिया होगी, यहाँ तो क्या है कि जो बाद में आएगा वो पावरफुल रहेगा, और यहाँ पर जो रह गया है बाद में जो आ रहा है वो पावरफुल नहीं होता है, रहने वाला तो पावर से हीन हो जाता है, यहाँ पर रहने वाला पावरफुल रहता है। तो जैसे कोई पहले नंबर का दूसरे नंबर का 29 पाद के बाद में सूत्र आता है, तो वहां पर क्या होता है कि पहले नंबर के पावर को दूसरा नंबर का पावर सूत्र उसकी पावर खत्म नहीं करता है, यानी कि ज्यादा काम का करने का जो अधिकार होता है वो पहले नंबर को रहेगा, दूसरे नंबर को नहीं रहेगा। और यहाँ पर
पहले नंबर का पावर खत्म होकर दूसरे नंबर को दे दिया जाता है। तो यह अष्टाध्यायी ग्रंथ का एक ऐसा शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अनुसार ही पूरी व्याकरण लिखी गई है, पूरी व्याकरण को समझाया गया है। अगर ये शेड्यूल नहीं होता आप तो आपस में बिगड़ जाता मामला। कैसे कि अपन तो गुण करने बैठते, फिर गुण वाला आठ गुण भी यहाँ पर युद्ध कर बैठता, वृद्धि नीचे भी यहाँ पर युद्ध करने के लिए आ जाता, दोनों आपस में लड़ने लगते। तो इन सूत्रों की लड़ने की स्थिति को खत्म करने के लिए पाणिनि भगवान ने अष्टाध्यायी में इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया है, जिसमें इन्होंने एक सूत्र लिखा है, पूरे सूत्रों पर अधिकार करने का एक सूत्र है पूर्वोत्तरा सिद्धम, ऐसा लिखा हुआ है पूर्वोत्तरा सिद्धम। देखना आप अपने ग्रंथ में पढ़ लेना, पूर्वोत्तरा सिद्धम नामक एक अधिकार सूत्र बनाया है कि पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध हो जाता है। कौन से 7.25 अध्याय के प्रति, यानी 7.25 अध्याय आता है कि 7.25 अध्याय में तो क्या होता है, पूर्व पर शास्त्र के प्रति सिद्ध होता है, और 7.25 अध्याय के बाद में लास्ट वाला आता है, वो क्या करता है, पूर्व पर शास्त्र में असिद्धम, पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है, बाद वाला सिद्ध हो जाता है, और यहाँ पर पूर्व वाला असिद्ध हो जाता है। इस प्रकार का एक क्रम बताया गया है, इसलिए यहाँ पर गुण का अपवाद माना जाता है। अब देखिए उसके बाद में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वृद्धि बता रहा हूँ। वृद्धि किसका अपवाद है, गुण का अपवाद है। ये बात आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आती है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ये बात मुझे वापस बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको एक क्लास के माध्यम से ये बात वापस से समझा दूंगा। लेकिन आप पढ़ोगे और देखोगे अच्छी तरह से तब ये बात समझ में आएगी, अन्यथा ऐसे नहीं आने वाली है। वृद्धि अपन पढ़ रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि जहाँ गुण भी हो रहा है, गुण को वृद्धि रोक रहा है, और जहां पर वृद्धि आया भी नहीं है और गुण ही की प्राप्ति होती है, तो कई बार क्या होता है कि गुण नहीं होता है, वृद्धि हो जाती है। ऐसे कई नियम बनाए जाते हैं, तो ये सिलेक्टेड नियम होते हैं। सिलेक्टेड नियम में अपने यहाँ जो वृद्धि संधि अपन पढ़ते हैं, तो वृद्धि संधि का एक पाठ चलता है जिसको अपन बोलते हैं सप्त विषयक वृद्धि। सप्त विषयक वृद्धि, सप्त विषयक वृद्धि मतलब 7 विषय के अंतर्गत वृद्धि ही होगी। 7 विषय के अंतर विषयक 7 विषय के अंतर्गत क्या होगी, वृद्धि ही होगी, ये बात बताई गई है। अब 7 विषय के अंतर्गत जो वृद्धि होगी उसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि जो वृद्धि है वो कैसे किस प्रकार से होगी। देखिए वृद्धि के अंतर्गत ऐसे 7 नियम बताते हैं कि यहाँ पर केवल वृद्धि का ही बात बताई गई है, और दूसरी जो है उसके अंतर्गत ये बात नहीं बताते हैं। तो जो वृद्धि है उस वृद्धि के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नियम बताऊंगा आपको मैं जहां पर वृद्धि होती है, जैसे एते धत्यु तस्सु, एते धत्यु तस्सु, ऐसा एक नियम पढ़ा। इस नियम को मैं आपको खंडन करके बताऊंगा। एक नियम बताया पाणिनि भगवान ने कि अवर्ण हो, और वो अवर्ण किसी हो उपसर्ग से, अवर्ण उपसर्गात, अवर्ण उपसर्ग के बाद, अवर्ण उपसर्ग के बाद, इन उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। प्र प्रा अप सम अनु अव निसे, जैसे प्र परा अप सम, इस प्रकार अपन 22 उपसर्ग पढ़ते, तो उसमें उपसर्गों के अंतर्गत अंत में जहां पर अच होता है तो वो अजंत वाले उपसर्ग कहलाते हैं। और उस अच में भी क्या होना चाहिए, अवर्ण से अंत होना। जैसे परा है, परा में अवर्ण से अंत है, जैसे अव लिखा मैंने अव उपसर्ग, तो अव में क्या है, अ है, तो ये अवर्ण से अंत हो रहा है। तो ऐसे उपसर्ग के बाद में, यानी अवर्ण उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए, इन्होंने बताया एक तो इन गतौ धातु होती है, इन गतौ दाहिने अर्थ में, इन गतौ धातु से एति शब्द बनता है। क्या बनता है, एति शब्द बनता है। और एक एद धातु होती है, एद धातु से एदति बनता है, एदति एदते, मतलब एद जो धातु है वो उभयपदी है, प्रथमेपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। तो एद से एति एदति ऐसे भी बनता है, एदते एदते इत्यादि आत्मनेपद में भी बनता है।
और एक यहाँ पर उठ बताते हैं। उठ, उठ का क्या होता है, उठ की जगह उआ आदेश हो जाता है, ऊ है, उआ आदेश हो जाता है यहाँ पर, इसलिए उठ की जगह अपन उह पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि उपसर्ग उपसर्ग अ वर्ण के बाद, उपसर्ग अ वर्ण के बाद क्या आ जाए, एति, एदति और उ है, ये आ जाता है, तो क्या होगी, वृद्धि ही होगी। वहां पर अपन कुछ नहीं कर सकते, वहां पे क्या होगी, केवल वृद्धि ही होगी, दूसरा अपन शब्द नहीं पढ़ सकते हैं। तो वहां पर जब अपन वृद्धि पढ़ेंगे तो देखो, जैसे उपसर्ग से पूर्व जैसे मैंने लिखा उप उपसर्ग, और मैंने लिख दिया यहाँ पर एति। अब यहाँ पर तो जो आ है उसके बाद में ए आया है, तो वृद्धि रेचि से भी वृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन वृद्धि रेचि को भी रोककर एति धातु तस्सु ने अपना एक अलग से नियम बना लिया कि उपसर्ग के बाद में अगर ए आया है, उपसर्ग वर्ण के बाद में अगर अ वर्ण है, उसके बाद में ए आया है, तो वृद्धि एक आदेश हो जाएगा और रूप क्या बन जाएगा अपना, उपेति बनेगा। ये कई बार प्रश्नों के अंतर पूछा है, कई बार जो है आरपीसी भी इस प्रश्न को पूछी हुई है कि उपेति के अंतर्गत कौन सी संधि हुई है। अब जैसे मैं एदति लिखता हूं, तो जैसे मैंने लिखा उपेदन एदति, एदति, तो यहाँ पर वृद्धि रेचि से भी आराम से वृद्धि हो जाती है, लेकिन वृद्धि रेचि कोई उपसर्ग वाले वर्ण के लिए नहीं कहता है, लेकिन एति धातु तस्सु जो है उपसर्ग के वर्ण के लिए कहता है। तो पहले क्या है, आ है, और बाद में एति का ये है, दोनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो रूप क्या बनेगा अपना, उपेदति, ऐसे बन गया है। फिर मैंने लिखा, जैसे आगे लिखा हुआ है उ है, अब जैसे उ लिखा हुआ है, तो उ का जब अपन देखते हैं, जब उ का देखते हैं, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे पर उपसर्ग है, और फिर पर उपसर्ग के बाद में जैसे उ का उ लिखा हुआ है, उ है। अब पर उपसर्ग में अ वर्ण है, ये अ वर्ण किसका है, ये उपसर्ग का है, और इसने कहा है कि अ वर्ण किसका होना चाहिए, उपसर्ग का होना चाहिए। और बाद में क्या आ जाए, इन्होंने गिना दिया कि उ पद रहना चाहिए, तो उ का उ आ गया, उ का उ आ गया। तो अ वर्ण के बाद में जब उ आता है, तो आपने तो गुण पढ़ा ही है आराम से कि यहाँ तो गुण ही होना चाहिए ना, इसको कोई वृद्धि रेचि भी नहीं रोकने वाला था, तो यहाँ पर वृद्धि रेचि भी नहीं रोक पा रहा है इनको, और यहाँ पर गुण का आराम से प्राप्ति होती, तो अ के बाद में उ आता तो गुण ओ होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कह दिया कि अ वर्ण के बाद में अगर उ आया, तो फिर आप वहां पर गुण नहीं कर सकते, क्या करोगे, वृद्धि करोगे। जब अ के स्थान पे वृद्धि क्या हो जाएगी, औ हो जाएगी। जब औ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्रोह बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रोह रूप बन जाता है, मतलब प्रह से प्रोह रूप बनता है। तो यहाँ पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है, वैसे ही जैसे अपन पीछे की तारीख में करते आए हैं। तो एति धातु तस्सु एक अलग से नियम बनाया वृद्धि के लिए, जब से हमने 7 ऐसे विषय पढ़ेंगे जहाँ पर ऐसी इस प्रकार की वृद्धियां होती रहती है। तो एति, एदति और उह पद के रहते हैं, अ वर्ण की उपसर्ग के बाद में वृद्धि एक आदेश हो जाता है, जो मैंने आपको उपेति, उपेति, उपेत और प्रोह इत्यादि शब्दों के बारे में ज्ञान करवाया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना दूसरे नंबर का चलता है, वो चलता है, एक नियम आता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, अक्षार दुहिन्या उपसंख्यानम। अक्षरों ने एक नियम बताया था, अक्षार दुहिन्या उपसंख्यानम, अक्षार दुहिन्या उपसंख्यानम, अक्षार दुहिन्या उपसंख्यानम, ऐसा एक नियम बताया था। ये क्या कहता है, ये कहता है अक्ष, अक्ष के बाद में सीधी सिंपल सी बात बता रहा है, अक्ष के बाद में क्या आ जाए, उहिनी पद आ जाए, क्या आ जाए, उहिनी, कुछ नहीं, इसमें स्पष्ट बात बता दी कि अक्ष के बाद में अगर उहिनी पद आ जाता है, तो उहिनी पद के रहने पर क्या होना चाहिए, वृद्धि हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वृद्धि। देखो क्षय में क्या है, आ है, और बाद में उहिनी का उ है, दोनों को यहाँ पर गुण की प्राप्ति होती है। अ वर्ण के बाद में उ आता तो गुण होता है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट बात बता दी कि एक्स के बाद में उहिनी आएगा तो गुण मत करना, क्या करना है, वृद्धि एक आदेश करना है। जब अ के बाद में उ आए तो वृद्धि क्या हो जाएगी, औ हो जाएगी। जब औ हो जाएगी तो अपना रूप क्या बनेगा, अक्षोहिणी। अब ये एक पद बन गया है, एक पद बन गया, तो मैंने आपको नतु प्रक्रिया बताई है। अगर आपने नतु प्रक्रिया नहीं पढ़ी है तो मेरी क्लास जो है नतु प्रक्रिया की बनाई हुई है, उसको आराम से समझ लेना।
कि नय को नय कहाँ पर होता है। तो वहां पर यहाँ पर अक्षोहिणी में अपन देखते हैं, तो वहां पर मैंने एक नियम बताया था, अट कुपवांगनों में व्यवहायपि, उस नियम से यह नय को क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो ये रूप अपना असली रूप कैसे बनता है, अक्षोहिणी। क्या बनता है ये, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी एक सेना का नाम है। किसका नाम है, सेना का नाम है। सेना जो है वो अक्षोहिणी के रूप में मानी जाती है। तो अक्षोहिणी जो सेना है वो कितनी सेना होती है, जैसे किसी राजा के पास में अक्षोहिणी सेना है, तो अपन कितनी समझे कि उसके पास में इतनी सेना होती होगी। अक्षोहिणी सेना के अंतर्गत 4 प्रकार के सैनिक आते हैं। 4 प्रकार के सैनिक कैसे कैसे आते हैं, 4 प्रकार के जो सैनिक होते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे हाथी वाले, फिर जैसे रथ पर बैठने वाले, फिर जैसे आंसू पर बैठने वाले, और फिर जैसे पैदल चलने वाले। समझे ये बात को। यानी कि अक्षोहिणी सेना के अंतर्गत 4 प्रकार की सेना आती है। हाथी पर बैठकर युद्ध करने वाले महारथी जो जाते हैं, फिर रथ में बैठकर जाने वाले ऐसे महारथी युद्ध करते हैं, फिर घोड़ों पर बैठकर जाने वाले और पैदल चलने वाले सैनिकों की संख्या होती है, वो अक्षोहिणी सेना के अंतर्गत होती है। तो बताइए कि हाथी पर कितने होने चाहिए, इतने, जो हाथी पर बैठकर सेना जाए और वो अक्षोहिणी सेना के रूप में मानी जाए। तब कहा कि 21,870 यानी 21,870 हाथियों के ऊपर जब सेना जाती है तो वो अक्षोहिणी सेना के अंतर्गत आएगी। फिर क्या कहा कि जो रथ है उस रथ पर कितनी सेना होनी चाहिए, तब कहा रथ पर भी उतनी होनी चाहिए। कितनी, 21,870, यानी 21,870 रथ पर भी हो, 21,870 हाथियों पर भी हो, और घोड़ों पर कितनी होनी चाहिए, तब कहा कि घोड़ों पर जो है 3 गुना होनी चाहिए। इसकी जो देखा अपने उसकी कितनी गुना होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए। अब 3 गुना के अंतर्गत कितनी हो जाएगी, 65,610 65,610 घोड़ों के ऊपर होनी चाहिए। और जो पैदल है वो कितनी गुना होनी चाहिए, पैदल के लिए बोलते हैं कि इसका 21 गुना हो जाना चाहिए, मतलब 5 गुना होना चाहिए। 21,870 इंटू 5 गुना होना चाहिए इनका, मतलब 5 गुने में कितना आ जाएगा, 1,09,350 10,93,50, यानी 1,09,350 तो पैदल सैनिक हो, 65,610 घोड़ों पे हो, 21,870 रथ पे हो, और 21,870 हाथियों पर बैठे हुए होते हो। इतनी सेना जब होती है तब उस सेना को हम अक्षोहिणी सेना के नाम से जानते हैं। तब अपन उसको अक्षोहिणी सेना कह सकते हैं कि फलाने राजा के पास में अक्षोहिणी सेना है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो कुल जो है इस प्रकार से अपन ये जो सेना है ये आप जोड़ सकते हो, 1 लाख से के ऊपर जो है वो सैनिक होते हैं, तब वो अक्षोहिणी सेना के अंतर्गत आते हैं। अब आपको जो है मैंने 2 नियम बताए। देखो तीसरा जो नियम है वो देखिए, स्वाधि रे ऋण। तीसरा जो नियम है वो क्या है, स्वाधि रे ऋण नाम का एक नियम बताया है। स्वाधि रे ऋण ये कहता है कि स्व के बाद में, स्व तो आदि में हो, स्व के बाद में क्या जाए, एक तो इर आ जाए, मतलब स्व के बाद में क्या आ जाए, एक तो इर आ जाए, फिर इरिन आ जाए। स्व के बाद में इर, इरी और इरिन, इरिन पद के रहने पर इर, इरी, इरिन। इर के बाद में इसको इरी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताया गया है। इसके अंतर्गत तो इर और इरिन बताया, इरिन ऐसा बताया है। इसके अंदर ई लगा देंगे तो इरी भी बन जाता है कई बार, तो वो अपने को समझने के लिए है। अब देखो स्व के बाद में अगर इर और इरिन पद आया है तो भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है, ये बताता है स्वाधि रेणु। स्वाधि रेणु ने कहा कि स्व में क्या है, और बाद में इरिन का, इर का ई आ गया,
दोनों को क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, लेकिन स्वादी रेणु यहाँ पर वृद्धि करता है, तो वृद्धि करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर स्वे, आई की मात्रा स्वेर बनेगा, और ईरी होगा तो क्या बन जाएगा स्वेरी। जो अपनी इच्छा से घूमने वाले होते हैं ना उसको स्वेरी या स्वेर बोलते हैं। ईरी जो स्वेरी स्त्रीलिंग पद है, स्वेर जो है वो पुल्लिंग पद है, तो स्वेरी जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लेंगे तो यहाँ पर ईरी लगा देते हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसा ही स्व के बाद में क्या लिख देंगे इरिन, इरिन यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, लेकिन वृद्धि हुई तो वृद्धि क्या हो जाएगी आई, आई वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा ये स्वेरिन है, क्या बन जाएगा स्वेरिन है, रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से 3 नियम मैंने आपको बताए। अपन पूरे 7 विषय एक वृद्धि संज्ञक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। इसमें जो 4 और वृद्धि करने वाले जो नियम है वो अपन आराम से उसमें जो है अलग अलग रूपों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज की जो क्लास है वो अपने 3 नियम पढ़कर ही आरंभ करते हैं। थैंक यू।